चलिए आज एक बहुत ही आम परिदृश्य की कल्पना करते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई इंसान दिन रात मेहनत कर रहा है, उसका प्रमोशन भी हो जाता है और उसकी सैलरी स्लिप पर ना नंबर काफी बड़ा दिखने लगता है। हाँ, और उसे लगता है कि उसकी क्रय शक्ति या जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं वो बढ़ गई है। बिल्कुल। लेकिन असल में होता यह है कि वो पहले से ज्यादा गरीब हो जाता है। सुनने में ये किसी फैंटेसी फिल्म का प्लॉट लगता है ना? आखिर ज्यादा पैसे कमाने से कोई गरीब कैसे हो सकता है? देखिए, इसे ही आर्थिक भाषा में ब्रैकेट क्रीप कहते हैं। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे अर्थव्यवस्था में जो चीजें जैसी बाहर से दिखती हैं ना, वैसी वास्तव में होती नहीं है। हाँ, सतह के नीचे कुछ और ही ताकतें काम कर रही होती है। और यही आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी है। हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित स्लीपी क्लासेस के कुछ बेहद शानदार और विस्तृत नोट्स हैं। और ये नोट्स बहुत जरूरी हैं क्योंकि अक्सर अखबारों में हमें मौद्रिक नीति, राजकोषीय घाटा या बॉन्ड यील्ड जैसे भारी भरकम शब्द पढ़ने को मिलते हैं। सही कहा, और वो कई बार बहुत डराने वाले लगते हैं। तो आज हम इन्हीं जटिल शब्दों के पीछे के विज्ञान को डीकोड करेंगे। हम ये समझेंगे कि पैसा असल में काम कैसे करता है, कीमतें क्यों बढ़ती हैं और सरकार अपना बही खाता कैसे संभालती है। ये समझना इसलिए भी बेहद जरूरी है क्योंकि अर्थव्यवस्था सिर्फ रिजर्व बैंक या वित्त मंत्रालय के बंद कमरों तक सीमित नहीं है। मतलब ये तय करती है कि हम बाजार से जो दाल चावल खरीदते हैं उनकी कीमत क्या होगी, या फिर बैंक में रखी हमारी जीवन भर की बचत पर कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बेहतरीन स्थिति से। अर्थशास्त्र में एक शब्द बहुत इस्तेमाल होता है, गोल्डीलॉक्स फेज। गोल्डीलॉक्स फेज। हाँ, ये नाम शायद उस पुरानी लोक कथा से आया है जहां न दलिया बहुत गर्म होना चाहिए और न ही बहुत ठंडा। मतलब सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। गोल्डीलॉक्स फेज वास्तव में वही आदर्श संतुलन है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां अर्थव्यवस्था की रफ्तार बिल्कुल सटीक होती है, यानी विकास दर या जीडीपी काफी तेजी से बढ़ रही होती है। लेकिन उसके साथ जो अक्सर महंगाई की आग भड़कती है ना, वो पूरी तरह नियंत्रण में रहती है। अगर हम भारत के वर्तमान परिदृश्य को देखें तो हमारे आंकड़े इसी फेज की ओर इशारा करते हैं। हाँ, नोट्स में दिए गए आंकड़े तो काफी दिलचस्प हैं। मैंने पढ़ा कि भारत अभी इसी दौर से गुजर रहा है। जी, अगर हम पिछले अक्टूबर महीने पर गौर करें तो सीपीआई यानी खुदरा महंगाई दर मात्र 0.25% थी, जो ऐतिहासिक रूप से बहुत कम है। ओह, क्या बात है। और वहीं दूसरी तिमाही में रियल जीडीपी वृद्धि दर 8.2% रही, जो एक बहुत ही मजबूत आर्थिक विकास का संकेत है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक तरफ विकास का इंजन पूरी ताकत से दौड़ रहा है और दूसरी तरफ वो इंजन गर्म भी नहीं हो रहा है। एकदम सटीक उदाहरण है। और देखिए, जब विकास तेज हो और महंगाई कम हो तो केंद्रीय बैंक के पास ब्याज दरों में कटौती करने की आजादी होती है, जिससे बाजार में और निवेश आ सके, है ना? बिल्कुल। ये किसी भी देश के लिए एक हनीमून पीरियड जैसा होता है। लेकिन ये आदर्श स्थिति हमेशा तो कायम रहती नहीं है। कीमतें अक्सर इस संतुलन को बिगाड़ ही देती हैं। अब देखिए, महंगाई यानी इन्फ्लेशन तो समझ में आता है कि वस्तुओं और सेवाओं का दाम लगातार बढ़ रहे हैं। वो तो सबसे आम बात है। लेकिन इन नोट्स में डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन और रीफ्लेशन जैसे शब्द भी हैं। ये आपस में कितने अलग हैं? इनमें बहुत बारीक लेकिन गंभीर अंतर है। मान लीजिए महंगाई की दर 6% से गिरकर 3% हो जाती है, इसे डिसइन्फ्लेशन कहेंगे। अच्छा। ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमतें अभी भी बढ़ रही हैं, बस उनके बढ़ने की रफ्तार कम हो गई है। लेकिन डिफ्लेशन एक अलग ही तरह का खतरा है। एक सेकंड, मुझे इसे थोड़ा समझने दीजिए। अगर महंगाई की दर 6 से 3 हो रही है तो दाम तो अभी भी बढ़ रहे हैं। क्या इसे ऐसे समझ सकते हैं कि डिसइन्फ्लेशन एक ऐसी गाड़ी की तरह है जो पहले 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और अब ब्रेक लगाने पर 60 की रफ्तार से चल रही है? मतलब गाड़ी तो आगे जा रही है, बस रफ्तार धीमी है। हाँ, एकदम सही। ये रूपा किस प्रक्रिया को बखूबी समझाता है। तो फिर डिफ्लेशन क्या है? क्या वो चलती हुई गाड़ी को सीधे रिवर्स गियर में डालने जैसा है, जहां कीमतें पीछे की तरफ जाने लगती हैं और कल का 100 रुपए का सामान आज 90 का मिलने लगता है? एकदम सही पहचाना, डिफ्लेशन रिवर्स गियर ही है। अब अक्सर एक आम इंसान को लगता है कि चीजें सस्ती हो रही हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए। वही तो, मतलब सस्ता सामान किसे चुभता है भला? बात सस्ते सामान की नहीं है, बात सामूहिक मनोविज्ञान की है। जब डिफ्लेशन होता है तो एक आम उपभोक्ता ये सोचकर अपनी खरीदारी टाल देता है कि कल चीजें और सस्ती हो जाएंगी। ओह, समझ गया।
मतलब आज नया फोन नहीं खरीदते, अगले महीने दाम और गिरेंगे। बिल्कुल, और जब पूरी अर्थव्यवस्था में एक साथ मांग गिरती है तो कंपनियों का सामान गोदामों में सड़ने लगता है, वे उत्पादन कम कर देती हैं, फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं बाप रे। और अंततः लोगों की नौकरियां जाने लगती हैं। और जाहिर है जब नौकरियां जाएंगी तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही नहीं होगा, जिससे मांग और ज्यादा गिरेगी। ये तो एक ऐसा भंवर बन जाएगा जो पूरी अर्थव्यवस्था को निगल सकता है। सही कहा। और इसी भंवर या मंदी के चक्र को तोड़ने के लिए सरकारें अक्सर रिफ्लेशन का सहारा लेती हैं। रिफ्लेशन? हाँ, यानी जानबूझकर बाजार में पैसा डालना और नीतियां बनाना ताकि अर्थव्यवस्था में थोड़ी महंगाई वापस आ सके। मंदी से बाहर निकालने के लिए थोड़ी महंगाई एक दवा का काम करती है। क्या गजब का फंडा है। एक और चीज जो मुझे नोट्स में बहुत हैरान करती है वो है संरचनात्मक महंगाई या स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये बहुत दिलचस्प है। लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है, इसलिए वे ज्यादा सामान मांग रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। लेकिन ये संरचनात्मक महंगाई तो किसी और ही दिशा में इशारा कर रही है। देखिए, ये अर्थव्यवस्था की बुनियादी खामियों से पैदा होती है, न कि मांग बढ़ने से। मैं समझाती हूँ। मान लीजिए किसी साल मौसम बहुत अच्छा रहा और टमाटर की बम्पर पैदावार हुई। ठीक है, खेतों में टमाटर ही टमाटर हैं। बिल्कुल। लेकिन खेतों से मंडियों तक आने वाली सड़कें बारिश में टूट गई हैं या उनमें बड़े बड़े गड्ढे हैं। ट्रकों को पहुंचने में दुगना समय लग रहा है और ट्रांसपोर्टेशन का खर्च तिगुना हो गया है। या फिर मान लीजिए सप्लाई चेन में कोल्ड स्टोरेज की भारी कमी है तो आधा माल रास्ते में ही सड़ गया। मतलब टमाटर पैदा तो बहुत हुआ लेकिन मंडियों तक पहुंच ही नहीं पाया, सप्लाई चेन बीच में ही टूट गई। सही। और इस कारण जो थोड़ा बहुत टमाटर बाजार में पहुंचा वो बहुत महंगा हो गया। यहाँ समस्या पैसे या मांग की नहीं है, समस्या खराब बुनियादी ढांचे की है। ये तो सोचने वाली बात है। और मजे की बात यह है कि इसे ठीक करने के लिए रिजर्व बैंक अपना रेपो रेट बढ़ाकर कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए तो सरकार को सड़कें और कोल्ड स्टोरेज ही बनाने होंगे। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। तो अगर अर्थव्यवस्था में अलग अलग तरह की महंगाई है, कोई मांग से आ रही है तो कोई खराब सड़कों से, तो सरकार को कैसे पता चलता है कि वो किस तरह की बीमारी से लड़ रही है? मतलब इसे मापा कैसे जाता है? इसे मापने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी CPI का इस्तेमाल होता है। और दिलचस्प बात यह है कि इसे मापने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। कैसा बदलाव? इसका आधार वर्ष या बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। और जो वस्तुओं की बास्केट होती है उसमें पहले 299 चीजें थीं, अब 358 आइटम्स शामिल कर लिए गए। और इन आइटम्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ कोई गणित का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि हमारे बदलते समाज का एक जीता जागता आईना है। वो कैसे? मतलब इसमें से VCR, DVD प्लेयर और पुरानी रेडियो जैसी चीजें हटा दी गई हैं। ये एक बहुत ही जरूरी कदम था। आज के समय में VCR कौन खरीदता है? अगर सरकार VCR की कीमत के आधार पर महंगाई मापेगी तो नीतियां कभी सही नहीं बन पाएंगी। बिल्कुल। और उनकी जगह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज, बेबी सिटर का खर्च और एक्सरसाइज उपकरण जैसी नई चीजें जोड़ दी गई हैं। ये साफ दिखाता है कि आज का शहरी उपभोक्ता अपना पैसा किन चीजों पर खर्च कर रहा है। एकदम सही। लेकिन एक आंकड़ा मुझे थोड़ा अजीब लगा। इस नई बास्केट में खाद्य पदार्थों का वेटेज 45.86% से घटाकर 36.75% कर दिया गया है। ऐसा क्यों? खाना तो किसी भी इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है ना? खाना बुनियादी जरूरत है, लेकिन महंगाई मापने के लिए खाद्य पदार्थों का बहुत ज्यादा वेटेज होना एक बड़ी तकनीकी समस्या पैदा करता है। कैसी समस्या? देखिए, खाने पीने की चीजों के दाम मौसम, बेमौसम बारिश और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। एक महीने प्याज 20 रुपए किलो होता है, अगले महीने 100 रुपए पार कर जाता है। हाँ, सब्जियों के दाम तो वाकई रातों रात आसमान छूने लगते हैं। इस तेज उतार चढ़ाव के कारण कुल महंगाई का आंकड़ा, जिसे हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं, बहुत अस्थिर हो जाता था। रिजर्व बैंक को अपनी ब्याज दरें तय करने के लिए एक स्थिर आंकड़े की जरूरत होती है, तो खाद्य पदार्थों का वेटेज थोड़ा कम करने से महंगाई के आंकड़ों में वो तेज उछाल कम होगा और एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। समझ गया। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो मैंने शुरुआत में उठाया था, ब्रैकेट क्रीप। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी है कि जब महंगाई बढ़ती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसे होता है?
और क्या वाकई किसी को इसका फायदा भी हो सकता है? इसका सबसे बड़ा और सीधा नुकसान फिक्स्ड इनकम वाले लोगों को होता है। जैसे कि वेतनभोगी कर्मचारी, हाँ, वेतनभोगी कर्मचारी, पेंशनर्स या जिन्होंने फिक्स्ड रिटर्न वाले बॉन्ड्स में निवेश किया है, उन्हें जो निश्चित रकम मिलती है उसकी क्रय शक्ति महंगाई के कारण लगातार गिरती जाती है। लेकिन इसका एक अप्रत्याशित फायदा कर्जदारों को होता है, यानी जिन्होंने लोन लिया है। ये सुनने में बहुत उलझावा लगता है। जिसने कर्ज लिया है वो फायदे में कैसे हो सकता है? उसे तो ब्याज समेत पैसा लौटाना है। इसे एक उदाहरण से गहराई से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने 5 साल पहले 10 लाख रुपए का कर्ज लिया था। उस समय 10 लाख रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, उसमें बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। हाँ, 5 साल पहले तो 10 लाख की काफी कीमत थी। आज 5 साल बाद महंगाई के कारण पैसे की क्रय शक्ति बहुत कम हो गई है। तो जब वो व्यक्ति आज वो 10 लाख रुपए वापस चुका रहा है, तो नंबर तो वही है, लेकिन वास्तव में वो कम क्रय शक्ति वाला पैसा वापस कर रहा है। ओह, अब समझा। इसलिए महंगाई में कर्जदार हमेशा फायदे में रहता है। और सोचिए, सबसे बड़ा कर्जदार कौन होता है? सरकारें। बिल्कुल। इसलिए महंगाई से परोक्ष रूप से सरकारों को फायदा मिलता है, क्योंकि उनके कर्ज का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। ये तो सच में हैरान करने वाला है। और इसी से जुड़ा है वो ब्रैकेट क्रीप का फंडा। ये पूरी प्रक्रिया किसी अदृश्य टैक्स या इनविजिबल टैक्स की तरह काम करती है। हाँ, ब्रैकेट क्रीप तब होता है जब महंगाई के कारण लोगों की केवल नॉमिनल आय बढ़ती है, लेकिन असली क्रय शक्ति नहीं बढ़ती। मुझे लगता है ये बिल्कुल ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है। मतलब कोई इंसान जिम में ट्रेडमिल पर पसीना बहा रहा है, उसकी सैलरी 5 लाख से बढ़कर 7 लाख हो गई है। उसे लगता है कि उसकी तरक्की हो गई, लेकिन महंगाई के कारण अब वो एक उच्च टैक्स ब्रैकेट में आ गया है। ज्यादा टैक्स कटने और बाजार में बढ़ी हुई महंगाई को चुकाने के बाद असल में वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। बिल्कुल। उसकी खरीदने की क्षमता पहले जैसी या उससे भी कम हो गई है। ट्रेडमिल का ये उदाहरण इस पूरी थ्योरी को एकदम स्पष्ट कर देता है। और जब ऐसा पूरे देश के स्तर पर होता है ना, तो लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम बचता है। और फिर मांग गिर जाती हो भी। हाँ, अर्थव्यवस्था की कुल मांग गिरने लगती है। अर्थशास्त्र में इसे फिस्कल ड्रैग कहते हैं। ये सरकार का टैक्स कलेक्शन तो बढ़ा देता है, लेकिन अर्थव्यवस्था की गति को जकड़ लेता है। तो जब ये फिस्कल ड्रैग या महंगाई अर्थव्यवस्था को जकड़ने लगती है, तो उसे आजाद कैसे किया जाता है? मुझे लगता है यहाँ पर रिजर्व बैंक अपने हथियार निकालता है, जिसे हम मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। एकदम सही। रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था का कंट्रोल रूम है। जब भी महंगाई को काबू करना होता है, रिजर्व बैंक अपना रेपो रेट बढ़ा देता है। ये वो दर है जिस पर रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को कर्ज देता है। तो इसका सीधा असर ये होना चाहिए कि अगर बैंकों को पीछे से पैसा महंगा मिल रहा है, तो वे आगे आम जनता और कंपनियों को भी महंगा लोन देंगे। लोन महंगा होगा तो लोग घर या गाड़ियां कम खरीदेंगे, बाजार में मांग घटेगी और महंगाई नीचे आ जाएगी। ये तो एक बहुत ही सीधा और तार्किक रास्ता है, जिसे मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहते हैं। ये सिद्धांत रूप में बहुत सीधा है, लेकिन देखिए भारत के संदर्भ में ये ट्रांसमिशन बहुत ही धीमा और असंतुलित है। अगर रिजर्व बैंक आज रेट घटाता है, तो बैंक ग्राहकों की ईएमआई कम करने में महीने लगा देते हैं। ऐसा क्यों? बैंक तुरंत इसका फायदा ग्राहकों तक क्यों नहीं पहुंचाते? बीच में ऐसी कौन सी रुकावट है? इसके कई ढांचागत कारण हैं। पहला है बैंकों का एनपीए, यानी डूबे हुए कर्ज का बोझ। जब बैंकों की बैलेंस शीट पर पहले से ही खराब कर्ज होते हैं, तो वे जोखिम लेने से डरते हैं और नया कर्ज सस्ते में देने से कतराते हैं। अच्छा, और दूसरा कारण? दूसरा बड़ा कारण है छोटी बचत योजनाएं, जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि योजना। 1 मिनट, छोटी बचत योजनाओं का बैंकों के लोन से क्या लेना देना? दोनों तो अलग चीजें हैं। बहुत बड़ा लेना देना है। सरकार इन योजनाओं पर जो ब्याज दर तय करती है, वो अक्सर काफी ऊंची होती है। अगर बैंक अपनी जमा दरों को कम कर देंगे, तो लोग बैंकों से अपना पैसा निकालकर इन सरकारी योजनाओं में डाल देंगे। ओह, अब मैं समझा। हाँ, अब अगर बैंक अपनी जमा दरें कम नहीं कर सकते, तो उनका मार्जिन सिकुड़ जाएगा। इसलिए वे लोन सस्ता करने से बचते हैं। एक और शब्द जो मुझे नोट्स में दिखा, वो है डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन। ये शब्द पढ़कर ऐसा लगा जैसे बैंकों पर कोई दोहरा अत्याचार हो रहा हो। ये अत्याचार नहीं है, बल्कि कुछ कड़े नियम हैं जो ऐतिहासिक रूप से भारत में रहे हैं और बैंकों की कार्यकुशलता को सीमित करते हैं। मुझे इसे ऐसे समझने दीजिए। एक तरफ नियम है एसएलआर, जिसका मतलब है कि बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक बड़ा हिस्सा
अनिवार्य रूप से सुरक्षित सरकारी प्रतिभूतियों में रश नहीं पड़ता है। जी। और दूसरी तरफ है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी उन्हें अपने कुल लोन का एक तय हिस्सा कृषि या छोटे उद्योगों जैसे खास सेक्टर्स को देना ही है। क्या मैं इसे सही समझ रहा हूं? जी, ये दोनों नियम बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। तो ये तो ऐसा हुआ कि बैंकों के दोनों हाथ बांध दिए गए हों। कह सकते हैं। मतलब जब उनका इतना सारा पैसा पहले ही सरकार के पास ब्लॉक हो चुका है और बाकी का एक बड़ा हिस्सा तय नियमों के तहत बंटना ही है, तो वे एक आम व्यवसाय को या एक आम नागरिक को सस्ते दर पर लोन आखिर देंगे कहां से? उनके पास तो पैसा ही बहुत कम बचता है। यही डबल रिप्रेशन की असली समस्या है। बैंकों की स्वतंत्र रूप से ऋण देने की क्षमता बंध जाती है, और शायद यही वजह है कि आज हम अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं। कैसा बदलाव? लोग अब बैंकों पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं, और हम अर्थव्यवस्था के वित्तीयकरण, जिसे फाइनेंशियलाइजेशन कहते हैं, उस दौर से गुजर रहे हैं। वित्तीयकरण मतलब लोग अब जमीन, सोना या फिक्स डिपॉजिट में अपना पैसा रखने के बजाय सीधे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स का रास्ता अपना रहे हैं। बिल्कुल, ये बदलाव बहुत तेज है। आज बाजार में हर दूसरे दिन एक नया आईपीओ आ रहा है, और करोड़ों नए रिटेल निवेशक पहली बार बाजार से जुड़ रहे हैं। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है। लोग पारंपरिक बचत से हटकर वित्तीय संपत्तियों की ओर भाग रहे हैं। लेकिन ये बदलाव अपने साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी ला रहा है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो सच में डराने वाले हैं। युवा बहुत बड़े पैमाने पर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी F&O में पैसा लगा रहे हैं। हाँ, और ये निवेश कम और सट्टा ज्यादा लगता है। ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। इकोनॉमिक सर्वे ने भी स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर देश की जमीनी अर्थव्यवस्था यानी मैन्युफैक्चरिंग और नौकरियां इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही हैं, लेकिन उसका वित्तीय बाजार छलांगे मार रहा है, तो ये एक बुलबुला बन सकता है। और बुलबुले तो फूटने के लिए ही बनते हैं। सही कहा। जब ये सट्टेबाजी का बुलबुला फूटता है तो आम निवेशकों का भारी नुकसान होता है। और इसी वित्तीकरण के बीच एक नई दुनिया पनप रही है स्टेबल कॉइन्स की। आमतौर पर क्रिप्टो करेंसी का नाम सुनते ही दिमाग में बिटकॉइन आता है, जिसकी कीमत एक दिन में आसमान छूती है और दूसरे दिन जमीन पर आ गिरती है। तो फिर ये स्टेबल कॉइन्स उनसे अलग कैसे हैं? देखिए, स्टेबल कॉइन्स को डिजाइन ही इसीलिए किया गया है ताकि उस भारी अस्थिरता को खत्म किया जा सके। अच्छा। ये ऐसी डिजिटल मुद्राएं हैं जिनका मूल्य किसी बाहरी स्थिर संपत्ति के साथ पेग किया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए टीथर या USD कॉइन का मूल्य अमेरिकी डॉलर के बराबर रखा जाता है। अगर डॉलर का मूल्य स्थिर है तो इस कॉइन का मूल्य भी स्थिर रहेगा। मतलब इनमें बिटकॉइन जैसी सट्टेबाजी नहीं हो सकती, बल्कि ये व्यापार और लेन देन को आसान और सस्ता बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यह तकनीक सच में पारंपरिक बैंकिंग और फिएट करेंसी को एक बड़ी चुनौती दे रही है। हाँ, ये एक समानांतर वित्तीय प्रणाली तैयार कर रहा है जो सीमाओं से परे है। अब तक हमने रिजर्व बैंक और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की बात की, लेकिन अर्थव्यवस्था की गाड़ी के 2 स्टीयरिंग व्हील होते हैं। दूसरा स्टीयरिंग व्हील सरकार के हाथ में होता है, जिसे फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहते हैं। ये सरकार के बही खाते, टैक्स और बजट का मैनेजमेंट है। तो ये कैसे काम करता है? अर्थव्यवस्था हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलती, ये चक्रों में चलती है। कभी तेज उछाल होता है तो कभी मंदी आती है। राजकोषीय नीति का काम इन चक्रों के असर को संतुलित करना है। इसके 2 मुख्य तरीके होते हैं, प्रोसाइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल। प्रोसाइक्लिकल तो शायद वो नीति हुई जो हवा के बहाव के साथ चले, यानी अगर मंदी का दौर है, अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है, तो सरकार भी डर कर अपने खर्चे कम कर दे और टैक्स बढ़ा दे। बिल्कुल, और सोचिए इसका नतीजा क्या होगा? मंदी और भी ज्यादा गहरी हो जाएगी। हाँ, जाहिर है। इसलिए दुनिया भर के अर्थशास्त्री काउंटर साइक्लिकल नीति को बेहतर मानते हैं। इसका मतलब है हवा के विपरीत चलना। मतलब मंदी में ज्यादा खर्च करना। जी, जब अर्थव्यवस्था मंदी में हो, प्राइवेट कंपनियां निवेश नहीं कर रही हों, तब सरकार आगे आए। वो अपना घाटा बढ़ाकर भी सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च करे और टैक्स कम करे ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए। लेकिन जब सरकार कमाई से ज्यादा खर्च करती है तो घाटा या डेफिसिट पैदा होता है। अखबारों में इन घाटों के कई नाम पढ़ने को मिलते हैं जो बहुत कंफ्यूज करते हैं। सबसे पहले ये बताइए, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? यह सबसे बुनियादी घाटा है जब सरकार की रोजमर्रा की कमाई जैसे कि टैक्स कलेक्शन उसके रोजमर्रा के खर्चों जैसे सरकारी कर्मचारियों के वेतन या सब्सिडी को पूरा करने के लिए कम पड़ जाए, तो उसे राजस्व घाटा कहते हैं।
ये किसी घर के उस बजट की तरह है जहां हर महीने का राशन लाने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा हो। इसे अर्थव्यवस्था की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता। फिर एक और शब्द आता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। यस। ये इफेक्टिव शब्द क्या नया जोड़ देता है इसमें? देखिए, ये 2011-12 के आसपास लाया गया एक नया पैमाना है। होता क्या है कि केंद्र सरकार राज्यों को बहुत सारा पैसा ग्रांट के रूप में देती है, जो केंद्र के राजस्व खर्च में गिना जाता है। ठीक है। लेकिन राज्य उस पैसे का इस्तेमाल स्कूल, अस्पताल या सड़कें बनाने में करते हैं, जो भविष्य की संपत्तियां हैं। अच्छा। इसलिए कुल राजस्व घाटे में से उस ग्रांट को घटा दिया जाता है जो संपत्तियां बनाने में लगा है। ओह, समझ गया। इससे हमें असली तस्वीर मिलती है कि वाकई में कितना पैसा सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों में बर्बाद हुआ और कितना भविष्य के निर्माण में लगा। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। और फिर आता है वो घाटा जिसका सबसे ज्यादा हल्ला मचता है, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा सरकार की कुल उधारी का आईना है। एक साल में सरकार अपनी आमदनी और खर्च की पूरी खाई को पाटने के लिए बाजार से जितना भी पैसा उधार लेती है, वो राजकोषीय घाटा है। लेती है। और तब प्राइवेट कंपनियों को अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज नहीं मिलेगा या फिर बहुत ऊंचे ब्याज पर मिलेगा। इसे अर्थशास्त्र में क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं, जब सरकार बाजार में बहुत बड़ी जगह घेर लेती है। इसके बाद एक और शब्द है जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, प्राइमरी डेफिसिट। नोट्स में लिखा है कि अगर राजकोषीय घाटे में से पुराने कर्जों पर चुकाए जा रहा है ब्याज को निकाल दें तो प्राइमरी डेफिसिट मिलता है। जी। मुझे ये बात पूरी तरह से समझ नहीं आई। मान लीजिए किसी देश का प्राइमरी डेफिसिट 0 हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ? जो नया कर्ज लिया जा रहा है वो जा कहां रहा है? अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो इसका सीधा मतलब है कि सरकार की कुल नई उधारी सिर्फ और सिर्फ उसके पुराने कर्जों के ब्याज को चुकाने के बराबर है। ओह, मतलब जो भी नया पैसा बाजार से उठाया जा रहा है वो देश के विकास में, किसी नई सड़क या अस्पताल को बनाने में नहीं जा रहा है। बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ पुराना ब्याज भरने में स्वाहा हो रहा है। क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे कोई व्यक्ति अपने एक क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से कैश निकाल रहा हो? ये एक बहुत ही डराने वाला लेकिन इस स्थिति को समझाने के लिए एकदम सटीक रूपक है। अगर कोई देश इस स्थिति में पहुंच जाता है तो वो कर्ज के जाल या डेट ट्रैप में फंस चुका है। बाप रे। लंबी अवधि में यह स्थिति किसी भी अर्थव्यवस्था को खोखला कर देती है। और सरकार ये सब कर्ज लाती कहां से है? सरकार घरेलू या विदेशी बाजार में बॉन्ड्स जारी करती है। निवेशक ये सरकारी बॉन्ड्स खरीदते हैं। अच्छा। और निवेशकों को इस पर जो रिटर्न मिलता है उसे बॉन्ड यील्ड कहते हैं। ये यील्ड बहुत सी चीजों पर निर्भर करती है। देश में महंगाई की दर क्या है, सरकार बाजार से कितना पैसा उठा रही है, और यहाँ तक कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व जैसे विदेशी केंद्रीय बैंकों की नीतियां क्या हैं। इसका मतलब बाजार में सब कुछ एक अदृश्य धागे से बंधा हुआ है। अमेरिका में ब्याज दरें बदलती हैं तो भारत में बॉन्ड यील्ड पर असर पड़ता है। हाँ, ये पूरी तरह से एक वैश्विक नेटवर्क है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। क्या? अर्थव्यवस्था कोई सीधी सड़क नहीं है, बल्कि कई घूमने वाले पहियों का एक बेहद जटिल और संवेदनशील समूह है। गोल्डीलॉक्स फेज के उस नाजुक संतुलन से लेकर सीपीआई बास्केट में बदलते हमारे रहन सहन तक, बिल्कुल। ब्रैकेट क्रीप के जरिए हमारी जेब से कटने वाले उस अदृश्य टैक्स से लेकर रिजर्व बैंक के धीमे ट्रांसमिशन और डबल फाइनेंशियल रिप्रेशन तक, और अंत में सरकार के राजकोषीय घाटे और कर्ज के उस चक्रव्यूह तक, एक पुर्जे में होने वाली हलचल पूरी मशीन को प्रभावित करती है। और इसीलिए एक जागरूक नागरिक के तौर पर इन आर्थिक तंत्रों को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जब हम इन बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं, तभी हम अपने पैसे, निवेश और भविष्य के बारे में सही फैसले ले सकते हैं। जाते जाते इस चर्चा को एक बहुत ही बड़े और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरूर। आज जिस तेजी से हमारी अर्थव्यवस्था का वित्तीयकरण हो रहा है और स्टेबल कॉइन्स जैसी सीमा रहित डिजिटल मुद्राएं मुख्य धारा में आ रही हैं, तो क्या भविष्य में कभी ऐसा समय आएगा जब आम नागरिक और निवेशक सीधे तौर पर वैश्विक वित्तीय प्रणाली से इतने गहरे जुड़ जाएंगे कि सरकारों और केंद्रीय बैंकों के पास अपनी ही घरेलू अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने की ताकत नाम मात्र रह जाएगी? क्या रिजर्व बैंक के रेपो रेट या सरकार के बजट का हमारी जेब में असर पड़ना कम हो जाएगा? देखिए, ये एक बेहद प्रासंगिक और भविष्योन्मुखी सवाल है।
तकनीकी बदलाव जिस तेजी से आ रहे हैं, उसमें ये परिदृश्य अब कोई कल्पना नहीं बल्कि एक संभावित भविष्य लगता है जिस पर सभी को विचार करना ही होगा। इस बड़े सवाल के साथ अपने आसपास हो रहे आर्थिक बदलावों पर नजर रखिए। अर्थव्यवस्था कोई मशीन नहीं है जिसके पुर्जे फिक्स किए जा सकें। ये एक जिंदा और लगातार सांस लेती हुई प्रणाली है जिसे समझने के लिए दूरदृष्टि की जरूरत होती है। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।